हेलो, मैं शोभा गुप्ता। आज फिर प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आपके दिमाग में भी विचार आता होगा कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों जैसे शक, हूण, कुषाण, यूनानी, अरबी, तुर्क, मुगल और फिर अंग्रेज भारत में लगातार आक्रमण किया और यहाँ पर राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो इन सब के आने पर भारत में निश्चित रूप से परिवर्तन आए। तो हमारे नगरों, कस्बों, शहरों में की व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ होगा और यहाँ की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से संबंधित है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के कैसे सामाजिक व्यवस्था थी, नगर और शहर कस्बों में क्या व्यवस्था थी और अंग्रेजों के बाद हमारे गांव, कस्बे और शहर किस प्रकार के थे। तो आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। तो अब हम पढ़ते हैं कि भारत में मुगलों के समय में या फिर ये कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल से पूर्व हमारे नगर और कस्बे कैसे थे। तो कस्बे जो थे वो आर्थिक गतिविधि और संस्कृतियों के प्रतिनिधि थे। यहाँ व्यापारी, शिल्पकार, प्रशासक और शासक वर्ग रहता था। इनका ग्रामीण जनता पर बहुत प्रभाव था। वहाँ से ये कर हासिल करते थे और उस पर ही फलते फूलते थे और ग्रामीण जनता से दूर रहते थे। ये किलेबंदी करके रहते थे, लेकिन क्योंकि करों के आदान प्रदान के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के लिए इनका ग्रामीण जनता के मध्य आवागमन रहता था। मुगलों के जो शहर बने थे वो थे, जैसे उनकी राजधानी थी दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में एक विशाल, समृद्ध और विशाल भवन, शहरी शोभा के लिए प्रसिद्ध शहर थे। समृद्ध शहर थे, बड़े शहर थे। मनसबदार, जागीरदार, कुलीन वर्ग यहाँ पर रहते थे। इस कारण शिल्पकार यहाँ रहते थे। व्यापारी, बाजार और राजकोष भी यहाँ पर स्थापित था। सम्राट किलेबंद नगर में रहता था, जहाँ पर आने जाने पर पूरी तरह से नियंत्रण होता था। यहाँ उद्यान, मंदिर, मस्जिद, विद्यालय, बाजार, सराय, मकबरे सभी किले के अंदर ही होते थे। नगर का केंद्र महल था और मस्जिद होता था नगर का, जो कि जहाँ पर सामान्य जनता का आवागमन लगभग निषिद्ध होता था या पूरी तरह से नियंत्रण में होता था। दक्षिण भारत के जो मदुरई और कांचीपुरम शहर थे, वहाँ का मुख्य केंद्र था मंदिर। कोतवाल आंतरिक मामलों पर नजर रखता था तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। 18वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन हुए? आगरा और दिल्ली ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व लगभग खो दिया, क्योंकि मुगलों का पतन यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है और क्षेत्रीय ताकतें जैसे लखनऊ, हैदराबाद, पूना, नागपुर, बड़ौदा और तंजौर का विकास हुआ और इनका महत्व बढ़ गया। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे जैसे जो ताकतें आती थी भारत में, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर राजनीति के केंद्र बदलते रहते थे और राजनीति के केंद्र बदलने के साथ ही शहरों की व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होता था, क्योंकि मुगल अब क्षीण होने लगे थे, कम उनका पतन प्रारंभ हो गया था। तो ये क्षेत्रीय ताकतें अब अपने प्रभाव में आ गई थी। व्यापारी और शिल्पकार, प्रशासक और अन्य वर्ग भी इन राजधानियों में धीरे धीरे आने प्रारंभ हो गए। भाड़े के सैनिक भी यहाँ आकर आए, क्योंकि उनको रोजगार की जरूरत थी। स्थानीय लोगों में कस्बे व गंज जैसी नई शहरी व्यवस्थाओं का विकास होने लगा। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने भी मुगलों में ही अपना मुगल जो काल था उसमें ही अपना आधार इन स्थानों पर स्थापित कर लिया था। 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ था, जिसने नींव डाली थी अंग्रेजों के शासन की, उसके बाद राजनीतिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया और मद्रास, बंबई, कलकत्ता जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह तेजी से आर्थिक राजधानी के रूप में भारत में विकसित होने लगे और सत्ता और प्रशासन के केंद्र बन गए। नए चरण में 18वीं शताब्दी में ढाका, मछलीपट्टनम और सूरत जैसे 17वीं शताब्दी के नगरों का लगभग पतन हो गया था। औपनिवेशिक शहरों की क्या पड़ताल हुई थी? जैसे औपनिवेशिक शासक बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह करते थे और इसके आधार पर ही वे शहरी जीवन की गति को, कि कितनी तेजी से शहर का विकास हो रहा है और उसकी दिशा को, इसके आंकड़ों को एकत्रित करते थे और उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करते थे। और ये किसके आधार पर होता था? सबसे पहले मानचित्रों के आधार पर। जो औपनिवेशिक सरकार थी वो सभी जगहों की, जैसे भूदृश्य थे
या स्थानों की बनावट के आधार पर नक्शे बनवाते थे और उसमें शहरों के विकास और व्यवसाय को विकसित करने के लिए उनको नक्शों की आवश्यकता पड़ती थी। किसके लिए? शहरों के विकास और व्यवसाय को विकसित करने में। कर वसूली और नगर निगम जैसी कर वसूली के लिए उन्होंने नगर पालिका को और नगर निगम व्यवस्था स्थापित करने के लिए नगर पालिका, जिसने टकराव से, यहाँ पर क्या है कि सामान्य जनता से वो टकराव से बचने के लिए उन्होंने नगर पालिका जैसी एक संस्था बनाई जिसमें कुछ निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को रखा, वो कर वसूल करने का कार्य करते थे। और नगर निगम, इसका उद्देश्य था जलापूर्ति करना, निकासी, सड़क निर्माण, स्थापत्य सेवाएं और इनको से के द्वारा शहर का विकास करना। जनगणना प्रारंभ हो गई थी, शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए की गई थी। इससे प्रथम बार भारतीय जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, वो जो कि नियमित रूप से होती थी। लेकिन 1881 में दशकीय जनगणना प्रारंभ हो गई थी, अर्थात हर 10 साल में जनगणना का होना, जो कि अभी तक ये प्रक्रिया चालू है। 1800 के बाद भारत में शहरीकरण का विकास बहुत धीमी गति से हुआ था। शहरीकरण लगभग नहीं हो रहा था, बहुत धीमे हो रहा था, गांव से शहरों में पलायन नहीं हो रहा था। लेकिन 1900 और 1940 के मध्य में शहरीकरण तेजी से हुआ, यानी उस समय जनसंख्या के हिसाब से 10% से बढ़कर शहरी की जनसंख्या अब कितनी हो गई थी? 13% हो गई थी। वस्त्र संग्रह डिपो ये कहाँ बने थे? औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत पहले ये शहर जो थे, जो शहरों की व्यवस्था थी, वहाँ पर सूती कपड़ा और निर्यात उत्पादों के संग्रह केंद्र थे। वहाँ पर सूती कपड़ा और निर्यात जो उत्पाद निर्यात होते थे उनको शहरों में इकट्ठा किया जाता था। मगर इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद ब्रिटेन से बनने वाले कारखानों से जितनी भी चीज़ें अब तैयार होती थी वो अब कहाँ इकट्ठी होने लगी? कस्बों में इकट्ठी होने लगी, शहरों में इकट्ठी होने लगी। और भारत के कच्चा माल यहाँ से निर्यात होता था, वो भी यहाँ शहरों में इकट्ठा होता था। फिर यहाँ से आगे वो बंदरगांव के पर जाता, बंदरगांव से वो जहाज़ों के माध्यम से इंग्लैंड पहुँचा दिया जाता था। रेलवे का विकास भी इसी काल में हुआ। 1853 ईस्वी में सबसे पहले रेल चली थी, हमारे यहाँ रेलवे शुरुआत हुई थी, जो रेलवे स्टेशन थे वो कच्चे माल का संग्रह केंद्र थे। क्योंकि रेलवे का विकास कोई भारतीय विकास के लिए नहीं किया गया था, अंग्रेजों ने रेलवे का विकास अपने व्यापारिक लाभ के लिए किया था, ताकि उनका जो पहुँच है वो भारत के गांव-गांव तक हो जाए। तो भारत में रेलवे स्टेशन जो थे वो कच्चे माल का संग्रह केंद्र बन के सब जगह से कच्चा माल इकट्ठा करके वहाँ रेलवे स्टेशनों से इकट्ठा कर लिया जाता था। और आयातित वस्तुओं का वितरण करने के लिए भी वहाँ पर पहले उन आयातित चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था, फिर सभी जगह पर पहुँचाया जाता था। नए शहरों का जो स्वरूप था वो 18वीं सदी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। अंग्रेजों ने कारखानों की सुरक्षा हेतु बस्तियों की किलेबंदी की। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट में ब्रिटिश आबादी के इलाकों के रूप में जाने जाते थे, जो कि वाइट टाउन कहलाते थे। नाम से पता चला वाइट टाउन मतलब जहाँ पर ब्रिटिश आबादी रहती थी। यूरोपीय व्यापारियों से लेन देन करने वाले व्यापारी, कारीगर, कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे, जो कि ब्लैक टाउन के नाम से जानी जाती थी। वाइट टाउन, ब्लैक टाउन, इसी से पता चल रहा है कि उस समय नस्ल भेद चरम पर था। मतलब भारत में नस्ल भेद का जो अंग्रेजों के समय में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। एक नया शहरी परिवेश भारत के अंदर विकसित होने लगा, जहां उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। शासकों की वाणिज्यिक संस्कृतियों का जो दिग्दर्शन अगर हम करते हैं तो राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के हाथ से निकलकर अब किसके हाथों में चली गई थी? अंग्रेजों के हाथ में, जिसमें दुभाषीय, जो कि हिंदी का अंग्रेजी और अंग्रेजी का हिंदी में भाषा परिवर्तन कर सकें, वो बिचौलिए, व्यापारी और माल की आपूर्ति करने वाले भारतीयों का इन शहरों में महत्वपूर्ण स्थान था। नदी या समुद्र के किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी उद्योग, बीमा कंपनियां, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना हुई। इसके अलावा जो प्रशासकीय कार्यालय थे, जहाँ क्लर्क बैठते थे या फिर राइटर्स जो बैठते थे, उनको समुद्र से थोड़ा दूर बिल्डिंग बनाई गई थी, जिनको राइटर्स बिल्डिंग का नाम दिया गया, जहाँ पर उनके क्लर्क बैठते थे जो कि प्रशासकीय कार्य करते थे। सिविल लाइन्स नाम के एक नए शहरों का भी विकास हुआ।
ये शहर क्या थे, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद शहरों की हिफाजत के लिए, क्योंकि उस समय अंग्रेजों को लगा कि उनकी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 की क्रांति में उनके अंग्रेज़ों के कुछ लोगों को या काफ़ी लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो इसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए देशियों और देसी लोगों के खतरे से दूर रहने के लिए एक सुरक्षित स्थानों का निर्माण किया। उन्होंने कस्बों के पास जो चारागाह और खेत थे उनको साफ करवाया और सिविल लाइन्स नाम से शहरी इलाकों विकसित किए। छावनियाँ बनी जो कि यूरोपीय कमान के अधीन थी और भारतीय सैनिक उसमें तैनात किए जाते थे। ये छावनियाँ यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल थी। इसके अलावा क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों के लोग थे अंग्रेज, इसलिए इन्होंने हिल स्टेशनों को भी विकसित किया। 1815-16 का जो गोरखा युद्ध हुआ था उसके बाद शिमला, अंग्रेज मराठा युद्ध 1818 में हुआ था, उसके बाद उससे माउंट आबू विकसित हुआ और दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजों से उन्होंने छीन लिया था। तो इस तरह से शिमला, माउंट आबू और दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन है वो अंग्रेजों ने विकसित किए। ये हिल स्टेशन फौजियों के ठहरने, सरहद की रक्षा, चौकसी तथा दुश्मन के खिलाफ हमला करने के लिए महत्वपूर्ण थे। अब इन नए शहरों का सामाजिक जीवन कैसा था? ये जो नए शहर थे ये संपन्नता में बहुत ही गरीब और अमीरों के बीच बहुत बड़े अंतर को प्रदर्शित करते थे। बढ़ते यातायात के साधन, घोड़ा गाड़ी, बस और ट्राम में से आने जाने वाले लोगों से ये शहर से दूर जाकर भी कुछ लोग रहने लगे। इसके अलावा निवास स्थान जो था उससे कार्यस्थल तक उनका आना जाना ये उनके लिए एक नया अनुभव था। अर्थात गांव के जो लोग या कस्बों के लोग एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए या दफ्तर जाने के लिए इन यातायात के साधनों का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से काम के लिए जाने आने का एक नया तरीका विकसित होने लगा, एक नया वर्ग पैदा हुआ। सार्वजनिक स्थानों पर औरतों की उपस्थिति बढ़ गई। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में, आत्मकथाओं तथा पुस्तकों के द्वारा मध्यम वर्ग की औरतों ने श्रम की अभिव्यक्ति का प्रयास किया। शहरों में मेहनतकश व कामगारों का एक नया वर्ग उदित हुआ। ग्रामीण वर्ग को शहरों की भिन्न भिन्न जीवन शैली और नए अवसर की तलाश खींच रही थी। पुरुष प्रवासी अपने परिवार को गाँव में छोड़कर रोजगार के लिए शहरों की तरफ जाते थे। अब ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक नए वर्ग उदय हुआ जो कि कामकाजी वर्ग था, जो कि गांव से शहर में जाता था। कुछ आना जाना करते थे, मतलब डेली अप डाउन जो आज की भाषा में कहा जाता है, यानी मतलब साधनों के माध्यम से वो दूसरी जगह जाकर के अपना काम करते थे और वापस लौट के आ जाते थे यातायात के साधनों के विकास की वजह से। इस तरह से एक नए वर्ग का उदय हुआ। और जो राजनीति का केंद्र बना था वो कौन से शहर बने? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो अब हम अगले वीडियो में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के बारे में पढ़ेंगे कि ये बड़े महानगर कैसे बने, ये इनका जो विकास हुआ छोटे छोटे गाँवों से हुआ। तो ये कैसे बने ये हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। अच्छा, आपको आशा वीडियो अच्छा लगेगा और कैसे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था बदली ये भी आपको समझ आएगा। थैंक यू।